Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। केमिस्ट्री चल रहा है और इसमें जो हम लोग आज वीडियो देखने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉन। इसके पहले हमने केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन से संबंधित बहुत सी जानकारी जो है आपको दी है और इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, ये सब चीज़ बताया है हमने। जो आज की वीडियो है थोड़ा सा इसमें जब हम क्वांटम संख्या पढ़ा रहे थे तो उसमें इलेक्ट्रॉन कोष, इलेक्ट्रॉन कक्षा के बारे में जो है थोड़ी ट्रबल आ रही थी, मतलब लोग कमेंट कर रहे थे कि इस भाषा को। तो आज की जो ये वीडियो है ये इलेक्ट्रॉन कक्षा या इलेक्ट्रॉन कोष से संबंधित, इलेक्ट्रॉन से संबंधित वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं और क्या क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा जब आप पूरा क्लास करेंगे। ठीक है, चलिए आगाज करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कोष जो होता है वह इलेक्ट्रॉन का आवरण होता है। इलेक्ट्रॉन कोष क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन कोष जिसको हम बोलते हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन का एक आवरण है, इलेक्ट्रॉन का एक आवरण है। जैसे मान लीजिए यहां पर आपका नाभिक है। आप जानते हैं कि एक परमाणु के अंदर नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है। ये इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं हैं जिसका नाम के एल एम, इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं का जो अलग अलग नाम होता है, के एल एम एन ओ ऐसे चलता है, आपका नाम है। तो इसमें जहां पर कि इलेक्ट्रॉन अवस्थित है, जैसे मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन अवस्थित है, तो इलेक्ट्रॉन जो इसमें चक्कर लगा रही है, यह चक्कर इसमें लगा रही है वह इलेक्ट्रॉन का कोष या इलेक्ट्रॉन का कक्षा कहलाएगा, या इसी को हम इलेक्ट्रॉन का आवरण भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कोष या इलेक्ट्रॉन का आवरण क्या होता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो जिस परमाणु के, किसी परमाणु के नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन की कक्षा होती है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन की कोष कहलाती है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन का कोष हो गया। अब देखिए परमाणु के नाभिक है ना, परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की कक्षा होती है। अब परमाणु के बाहर चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कक्षा होती है, या इसी को कोष बोलते हैं। तो यहाँ जो नाभिक के पर पूरा एटम है, एटम का जो एक नाभिक है, एटम के अंदर जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं बनी हुई है ना, ये जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की चक्कर लगा रही है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या तो क्लॉकवाइज में या फिर एंटी क्लॉकवाइज में, तो यह जो जिस पथ पर वो घूम रही है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन की कक्षा होती है। परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमने, है ना, चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की कक्षा होती है, अलग अलग जो है ये के एल एम एन जो है ये इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं हैं इस एटम में। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कोष को मुख्य ऊर्जा स्तर भी, इलेक्ट्रॉन कोष को क्या बोलते हैं? मुख्य ऊर्जा स्तर। ये बात इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन कोष को, अभी तक तो आप इलेक्ट्रॉन कोष को सिर्फ कक्षा जान रहे थे हम लोग, लेकिन इलेक्ट्रॉन कोष को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन कोष को मुख्य ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन की कक्षा है कहीं तो उसको आप क्या कहिएगा? मुख्य ऊर्जा स्तर भी कहिएगा। किसको? इलेक्ट्रॉन कोष को मुख्य ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है ना। इलेक्ट्रॉन कोष को मुख्य ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन की कक्षा को मुख्य ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन कोष या इलेक्ट्रॉन कक्षा नाभिक के किनारे स्थित एक के ऊपर एक, है ना, एक के ऊपर एक चढ़े आवरणों की तरह होते हैं, एक के ऊपर एक चढ़े हुए आवरण की तरह होते हैं। ये किसके बारे में कह रहा है? इलेक्ट्रॉन कोष नाभिक के किनारे स्थित एक के ऊपर एक चढ़े हुए आवरण की तरह होते हैं। अब देखिए इसी यहीं पर, इसी में आप जो नाभिक है, नाभिक के ऊपर अलग अलग कक्षाएं के एल एम इस तरह की जो कक्षा बनी हुई है ये क्या है? एक के ऊपर एक। और इसको आप अगर आप देखिएगा तो ये कैसा लगता है कि परत के ऊपर परत चढ़ा हुआ है ना। जैसे यहाँ पर नाभिक है, इसके ऊपर एक परत हो गई के की, फिर एल की, फिर एम की, इस तरह से वो दिखती है। तो वही चीज लिखा कि इलेक्ट्रॉन कोष नाभिक के किनारे स्थित एक के ऊपर एक चढ़े आवरण की तरह होते हैं। ये जो है एक के ऊपर एक के एल एम एन, ये एक चढ़ा हुआ आवरण की तरह दिखता है, आवरण की तरह होते हैं। अब है हर कोष में एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हर जितना भी यहाँ पर कक्षा है, जितना भी कोष है, हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन एक निश्चित संख्या में जो है इसमें उपस्थित होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में उपस्थित होते हैं, हाँ, है ना, निश्चित संख्या में उपस्थित होते हैं। तो क्या बोला? हर कोष में एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। हर कोष में एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, हर कोष एक खास इलेक्ट्रॉन ऊर्जा से जुड़ा होता है। हर कोष जो जितनी कक्षा के एल एम एन या एन ओ पी, जितनी भी कक्षाएं हैं, ये कक्षा में जो है एक खास इलेक्ट्रॉन ऊर्जा से जुड़ा होता है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन क्या है? एक खास एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। इस कक्षा से यह इलेक्ट्रॉन जो है एक खास एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। इसी को लिखा कि एक कक्षा में या एक कोष में एक खास इलेक्ट्रॉन ऊर्जा से जुड़ा होता है। सबसे बाहरी कोष में, जो सबसे बाहरी कक्षा या जो सबसे बाहरी, ये इसको समझिएगा,
सबसे बाहरी कोश में या सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन उस तत्व के, है ना, गुण तय करते हैं और इन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। हमको लगता है कि आप इसके पहले भी पढ़ चुके होंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें आपको जो कि किसी भी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन उस तत्व के गुण तय करते हैं और इन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये KLM जो यहाँ तक कक्षा बनी हुई है, तो KLM कक्षा में, इस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कक्षा में इतना इलेक्ट्रॉन होगा वो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाती है ना। जैसे यहाँ पर KLM ये जो है इसकी कक्षा है, या मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर हम सोडियम को लेते हैं, है ना, सोडियम Na होता है, आप जानते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर सोडियम है Na, इसका एटॉमिक नंबर जो है 11 होता है। इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करिएगा तो 2, 8 और 1, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है रखी जाती है इस तरह से, जैसे 2, 8 है ना, इस तरह से 2, 8, 18 इस तरह से जो है वो ये रहता है। तो यहाँ पर जो पहला कक्षा होगा इसको बोलेंगे K, इसको बोलेंगे L, इसको बोलेंगे M। KLM ये जो इसकी कक्षाएं हैं, किसकी, सोडियम की। तो यहाँ KLM, यहाँ पर जो पहला कक्षा है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, फिर जो है उसके बाद ऑक्टेट के अनुसार जिस तरह हम पूरा करते जाएंगे उस तरह से वह जो है एडजस्ट होता है। तो 281 यहाँ पर जो आपको ये लास्ट में जो लास्ट सेल इसको बोलते हैं M जो है, ये आपका लास्ट सेल है, लास्ट कक्षा है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो गया, 1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसी को बोलेंगे, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 हो गया। और ये जो है इसकी वैलेंसी होती है, हाँ, ये इसकी वैलेंसी कहलाती है, ये हो गया 1। इस तरह करके जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी। देखिए, सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन उस तत्व के गुण तय करते हैं और उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो यहाँ जो सबसे बाहरी कक्षा में आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन, ये इसका क्या कहलाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में अंतर है। अगर आप 4 किसी एलिमेंट का अगर यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 तक है तो उसकी वैलेंसी भी 1, 2, 3, 4 होगी। लेकिन अगर यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 से अधिक हो जाए, 6 हो जाए, तो वहां पर वैलेंसी 8 में 6 को माइनस करके निकालते हैं, है ना। जैसे आप मान लीजिए एक बात करते हैं, हम लिखते हैं क्लोरीन को देखें हम, तो क्लोरीन का 17 होता है। अगर आप इसको एडजस्ट करिएगा तो पहली कक्षा में 2, फिर 8, है ना, 2, 8, फिर यहाँ 7 हो जाएगा, है ना, 2, 8, 10, 17 हो गया। यहाँ पर जब क्लोरीन को आप देखिएगा तो 17, यहाँ पर बाह्यतम कक्षा में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसका वैलेंस, इस क्लोरीन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा 7। लेकिन जब क्लोरीन की वैलेंसी की बात की जाएगी, है ना, क्लोरीन के वैलेंसी की बात की जाएगी, तो यहाँ पर 8 - 7 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। 8 में 7 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ये वैलेंसी हो गया। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। अब ऐसे ही मान लीजिए जैसे हीलियम है, हीलियम 2 होता है और इसके वैलेंसी यहाँ अगर आप लिखिएगा 2 तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 कहिए, या जब इसकी वैलेंसी को लिखेंगे, है ना, वैलेंसी हो जाएगी 0। इसकी वैलेंसी क्या होगी, 0, क्योंकि जो जैसे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और उसका फुलफिल हो जाता है उतना इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पर वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0। अब जितना भी इनर्ट गैस है, जैसे मान लीजिए हम ऑर्गन की ही बात करें, तो ऑर्गन को अगर लेंगे तो ऑर्गन का क्या होता है, 18। इसको आप एडजस्ट करिएगा, 2, 8, है ना, 8, है ना, तो यहाँ पर 18 हो गया। अब यहाँ की जो बाह्यतम कक्षा में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 8 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, लेकिन वैलेंसी जो होगी इसकी, वैलेंसी जो होगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि 8 में जब 8 को माइनस करेंगे, जो भी इनर्ट गैस है या जिसके बाह्यतम कक्षा में फुलफिल ऑक्टेट फुलफिल है, तो वहाँ पर जो है वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपने ये चीज़ जो है वैलेंसी के संदर्भ में हम बात कर रहे थे कि सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन उस तत्व के गुण तय करते हैं और इन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब तत्वों के गुण तय करने का मतलब क्या होता है,
तत्व का गुण क्या हुआ, तत्व का गुण हम किसको बोलते हैं। अब यहाँ पर ये बात बहुत बड़ी है कि वैलेंसी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के माध्यम से एलिमेंट का प्रॉपर्टीज डिफाइन होता है, एलिमेंट का गुण डिफाइन होता है ना, गुण परिभाषित होता है। तो क्या गुण परिभाषित होता है, ये बात हो सकता है कि क्या गुण। तो जैसे मान लीजिए एलिमेंट के गुण में हम बात करेंगे तो जैसे परमाणु क्रमांक हो सकता है, किसी भी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक हो सकता है, इसका मास नंबर द्रव्यमान संख्या भी हो सकता है। तत्व के गुण को देखिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हो सकता है, और जो है इसमें आयनीकरण हो सकता है ना, आयनीकरण ऊर्जा है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी, वह भी जो है इस वैलेंस के किसी भी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के से जो है वो परिभाषित होता है। ये तत्व के गुण हम बता रहे हैं। विद्युत ऋणात्मकता हो गया, जैसे चालकता हो गया, गलनांक हो गया, तो ये सब चीजें जो है, ये तत्व के जो ये गुण हैं वो किससे डिफाइन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, ऐसे हम इसके बाद की वीडियो में हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी को बहुत ही बढ़िया ढंग से बताएंगे। आज हम नॉर्मल सिर्फ बता देते हैं, फिर आगे बताएंगे। हो गया, तो ये हो गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या क्या काम जो या क्या क्या रोल था तत्व के गुण को डिफाइन करने में। अब है इलेक्ट्रॉन कोष भरने का सामान्य फार्मूला। इलेक्ट्रॉन कोष मतलब इलेक्ट्रॉन कक्षा को भरने का सामान्य फार्मूला क्या होता है, 2n², है ना। इलेक्ट्रॉन कोष भरने का सामान्य फार्मूला 2n² है, जहां n बराबर क्या है, कोष की संख्या है। n बराबर क्या बोलते हैं, कोष की संख्या या कक्षा की संख्या। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कक्षा KLM है, ये प्रथम कक्षा है, ये द्वितीय है और ये तीसरा कक्षा है। अगर 1 2 3 KLM ऐसे देखिएगा तो यहाँ से अगर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन कोष भरने का सामान्य फार्मूला 2n², n बराबर कोष की संख्या। अब पहले कोष अगर हम पहला कोष में देखें, है ना, तो पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, अगर ये आपको निकालना है तो आप लगाइए 2n² को। n बराबर क्या होगा, कोष की संख्या, तो हम पहला कोष की बात कर रहे हैं, 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2। इसका मतलब पहले कोष में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, है ना, तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो आप जानते भी हैं कि पहले में कितना भरते हैं हम लोग। यहाँ देखिए क्लोरीन का लिखा है हमने, यहाँ 2 लिखा है सबसे पहले, यहाँ सोडियम का लिखा है पहले 2 लिखा है, क्योंकि पहले कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। फिर देखिए हम दूसरी कक्षा की बात करें, यहाँ पर होगा 2n², तो 2 × 2 का स्क्वायर, ये 2 × 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 4 = 8। तो दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भर जा सकती है, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ 8 रखा गया है दूसरा कक्षा में, यहाँ भी देख सकते हैं 8 रखा गया है, यहाँ भी देख सकते हैं 8 रखा गया है। अब देखिए ये दूसरी कक्षा की बात हो गई। अब मान लीजिए हमको तीसरा कोष में निकालना है कितना इलेक्ट्रॉन अधिकतम फुलफिल हो सकता है, तो यहाँ लिखेंगे 2n², तो 3 की जगह पे 2 × 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 × 9 बराबर कितना हो जाएगा, 18। तो तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन भरी जा सकती है। तो इस तरह से जो है आप निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कोष भरने का सामान्य फार्मूला 2n² है, जहाँ n क्या है, कोष की संख्या है। इस तरह से जो है ना, इलेक्ट्रॉन कोष भरने का सामान्य फार्मूला क्या होता है, 2n², इसके माध्यम से आप भर सकते हैं। इसके बाद है सबसे अंदर का कोष सबसे पहले भरता है। जो सबसे अंदर का कोष है वह क्या होता है, सबसे पहले भरता है। हम जब भी लिखना शुरू करते हैं तो पहला कोष जो सबसे पहला है इस तरफ से ही लिखना शुरू करते हैं, KLMN तरफ से ही लिखना शुरू करते हैं। तो जैसे ही K से लिखना शुरू करेंगे तो वह 2 से ही स्टार्ट होगा। तो यही जो है कि सबसे अंदर का कोष सबसे पहले भरता है, स्वाभाविक है क्योंकि हम वहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद है नाभिक से सबसे दूर की कोष में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। अब यहाँ पर समझिए ये नाभिक है, नाभिक से जो सबसे दूर कक्षा होगी उसमें ऊर्जा क्या होगा, ज़्यादा होगा। नाभिक से सबसे दूर की कोष में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। अब देखिए यहाँ से अगर हम इस कक्षा में बात करें तो यहाँ जो K कक्षा है, L कक्षा है और M कक्षा है, इसमें ज़्यादा एनर्जी किस में होगी, M कक्षा में, क्योंकि नाभिक से दूर की जो कक्षा होती है उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। फिर M से थोड़ा कम ऊर्जा होगा L में, L से थोड़ी कम ऊर्जा होगी K में। इस तरह जो सबसे बाहरी कक्षा होगा उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी और जो सबसे नज़दीकी कक्षा होगी उसमें सबसे कम ऊर्जा होगी। और नाभिक से सबसे नज़दीक कोष में सबसे कम ऊर्जा। तो ये भी आपको मालूम हो गया किस कोष में ज़्यादा ऊर्जा होगी, किस कोष में कम ऊर्जा होगी। नाभिक से जो सबसे दूर कोष होगा, जो सबसे दूर की कक्षा होगी उसमें ज़्यादा ऊर्जा होगी, और नाभिक से जो सबसे नज़दीक की कोष होगी उसमें उतना ही कम ऊर्जा होगी। ये भी बात ठीक था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का इस्तेमाल रासायनिक गुणों को समझने के लिए किया जाता है। ये तो आप जानते ही हैं, किसी भी एलिमेंट का, है ना, जब आप रासायनिक गुण डिफाइन करना होता है
तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको बोलते हैं, वो लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का इस्तेमाल है ना किसको, रासायनिक गुणों को समझने के लिए किया जाता है। मतलब रासायनिक गुण अगर समझना होगा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से आप किसी भी एलिमेंट का रासायनिक गुण जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है इसको समझ सकते हैं। तो मित्र, आज की वीडियो जो है वो इलेक्ट्रॉन के कोष से संबंधित थी, कुछ जानकारी को लेकर के। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।